चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। आज दुनियादारी की शुरुआत एक वीडियो से करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। The aftermath of our strike at Raimiar Khan Air Base, you can see the massive crater that it has left on its runway, and you can see the pinpoint accuracy of our weapons. ये पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में इसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। 12 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका हाल, इसकी दुर्दशा देश दुनिया के सामने रखी। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान के एयरबेस का क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं। रनवे के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा बन चुका है। रहीम यार खान एयरबेस पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब में है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है। भारत के राजस्थान बॉर्डर से बेहद करीब पड़ता है, यानी तात्कालिक एयर ऑपरेशन के लिए अहम है। वही रनवे अब उखड़ चुका है। आज के शो में हम भारतीय सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ अहम हिस्से आपको सुनाएंगे। ये भी बताएंगे कि भारत ने कैसे चीन और तुर्की से आए हथियारों को नेस्तनाबूद किया। इसके बाद आपको ले चलेंगे जिनेवा, जहां चीन और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है और दुनिया की अर्थव्यवस्था ने चैन की सांस ली है। बात यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की भी होगी, जिन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मुलाकात का न्योता भेजा है। एक एक कर सब पर विस्तार से बात होगी, लेकिन पहले परिचय की रस्म। मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 12 मई को तीनों सेनाओं के डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने लगातार दूसरे दिन प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल ए.के. भारती और वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने पाकिस्तान से सैन्य तनाव के दौरान भारतीय सेना की तैयारियों और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां और पाकिस्तान की तबाही का सबूत देश और दुनिया से साझा किया। इस दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा दिखाया गया। इसे चीन बनाता है और पाकिस्तानी एयरफोर्स PAF इस्तेमाल करती है। इसके अलावा तुर्किश मूल के यीहा और सोंगार ड्रोन के टुकड़ों की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। ये ड्रोन तुर्की से पाकिस्तान को मिले थे। Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. The Yeeha drones are of Turkish origin. जिक्र हो ही गया है तो एक एक करके इन तीनों हथियारों के बारे में भी जान लेते हैं। पहली PL-15 मिसाइल। कुछ ही दिनों पहले चीन के मामलों के जानकार और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ईस्ट एशियन स्टडीज सेंटर में प्रोफेसर श्रीकांत कुंडापल्ली ने लल्लन टॉप से बात की थी। उन्होंने हमें PL-15 मिसाइल के बारे में बताया था, आप भी सुनिए। जैसे कि मैं कहा कि PL-15 हैज़ एन इजरायली ओरिजिन। हाँ, टेक्नोलॉजी के लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल, द कोलैबोरेशन विद द इजरायलीज वे बैक इन द 90s
they began collaborating with the Israelis in this. This is also exported by CPMIEC, as I was mentioning, and this is a non-interference missile system. They have also deployed. क्या मतलब होता है सर इसका नॉन इंटरफेरेंस? Non-interference मतलब when you launch a missile, there are various ways that you can interfere ट्रेस, लॉक एंड and destroy. या This is, you cannot interfere with these, some of these, especially a cruise missile. A ballistic missile, you can still interrupt. सर अगर आप व्यूअर्स को बता पाएं बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का फर्क. Ballistic missile is generally 300 kilometers के ज़्यादा range वाला is a ballistic missile. A cruise missile generally is up to 300 kilometers. You can also expand the range, लेकिन MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम पर वो एक जटिल विषय है. तो जनरली वी हैव दिस. एक हाँ बेसिक डिफरेंस लोगों को पता हो. बैलिस्टिक मतलब लंबी दूरी की मिसाइल, 300 से ज्यादा की, और क्रूज मतलब 300 तक की दूरी की. दूसरा है यीहा ड्रोन. तुर्की की डिफेंस कंपनी ने इसे बनाया है. इसके पीछे प्रोपेलर इंजन होता है, बॉडी मिसाइल जैसी होती है, हल्का होता है, तेज उड़ता है. ये एक कामिकाजे ड्रोन है. दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस यूनिट पर सीधा हमला करता है. लंबी उड़ान भर सकता है, कई घंटों तक हवा में रह सकता है और इसकी नोक पर होती है उमटास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. तीसरा है सोंगार ड्रोन. ये भी तुर्की की फर्म असीस गार्ड ने बनाया है. हथियारबंद ड्रोन है, ऑटोमेटिक मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से लैस. दुश्मन पर हवा से हमला करने की ताकत रखता है. 10 किलोमीटर तक उड़ सकता है, लाइव वीडियो भेज सकता है. इस तरह के कई ड्रोन एक साथ मिशन पर भेजे जा सकते हैं. चीन और तुर्की से आए इन हथियारों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया. इसको समझाते हुए भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने एक दिलचस्प रेफरेंस जोड़ा. उन्होंने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का जिक्र किया. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जेफ थॉम्सन और डेनिस लिली के डिफेंस की बात करते हुए सेना के लेयर्ड डिफेंस सिस्टम को समझाया. ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली. कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं. तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉम्सन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था. और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, If Thomo don't get here, then Lily surely must. और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं. तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा. भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर्ड है. चाहे ड्रोन हो या मिसाइल, एक लेयर से बचे तो दूसरी शिकंजा कस लेगी और हवा में ही नष्ट कर देगी. इसी सिस्टम की बदौलत हम चैन की सांस ले सके. भारतीय सेना की ऐसी ताकत, ऐसी तैयारी को हमारा सल्यूट है. ये तो थे भारतीय सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ हिस्से. ऑपरेशन के कुछ डिटेल्स. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 12 मई को देश के नाम संबोधन दिया. इसके भी कुछ हिस्से सुनिए. भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया. पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया. भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया. पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था. भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया
जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर से जुड़ी अन्य अपडेट्स जानने के लिए चलते हैं न्यूज रूम। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम को लेकर ट्रंप का बयान आया है। ट्रंप ने इस संघर्ष विराम को अपनी कूटनीतिक जीत बताई है। ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी मध्यस्थता से ही दोनों देशों में संभावित परमाणु युद्ध रुका है। इस युद्ध को रोकने के लिए उन्हें खुद पर गर्व भी है। ट्रंप का दावा है कि यह सब उन्होंने करवाया। ट्रंप ने कहा है कि एक संभावित परमाणु संघर्ष था। उनका कहना है कि करोड़ों लोग मारे जा सकते थे अगर उन्होंने बीच में हस्तक्षेप न किया होता। ट्रंप ने इस संघर्ष विराम को महज कूटनीतिक बातचीत से जुड़ा मसला नहीं बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेड यानी व्यापार को उन्होंने हथियार बनाकर ये काम किया है। उनके शब्दों में, अगर तुम झगड़ा रोकोगे तो व्यापार होगा, अगर नहीं रोकोगे तो कोई व्यापार नहीं। उनका दावा है कि व्यापार को इस तरह से आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। सुनिए। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one. शनिवार को मेरी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम करवाने में मदद की। मुझे लगता है यह स्थायी रहेगा, जिससे दो परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच का एक बेहद खतरनाक टकराव खत्म हुआ और यह झगड़ा तेजी से बढ़ रहा था, बहुत गंभीर हो चला था और ऐसा लग रहा था कि यह रुकने वाला नहीं है। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें अपने पक्ष को लेकर अडिग भी रहीं, लेकिन दोनों पक्षों ने हालात की गंभीरता को समझते हुए ताकत, समझदारी और धैर्य दिखाया। हमने इसमें बड़ी मदद की। हमने व्यापार के जरिए भी मदद की। मैंने कहा, हम तुम लोगों से ढेर सारा व्यापार करेंगे, बस इसे रोक दो। अगर तुम झगड़ा रोकते हो तो व्यापार होगा, अगर नहीं रोकते तो कोई व्यापार नहीं होगा। लोगों ने व्यापार का ऐसा इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया जैसे मैंने किया। मैं ये दावे से कहता हूं। और फिर अचानक उन्होंने कहा, ठीक है, हम इसे रोक रहे हैं। उन्होंने ये बहुत सी वजहों से किया, लेकिन व्यापार एक बड़ी वजह थी। हम पाकिस्तान के साथ भी बहुत व्यापार करने जा रहे हैं, भारत के साथ भी। अभी भारत से बातचीत चल रही है, पाकिस्तान से भी जल्द शुरू होगी। और हमने एक परमाणु संघर्ष को रोका। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा परमाणु युद्ध हो सकता था, करोड़ों लोग मारे जा सकते थे। तो मैं इस बात पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ। I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that. अब पाकिस्तान से आया एक अपडेट। आप जानते ही हैं कि बलूचिस्तान में भी अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तान सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस लड़ाई में BLA ने भारत का साथ मांगा है। कहा कि हम भारत को भरोसा दिलाते हैं कि अगर वह आतंकवादी देश पाकिस्तान को खत्म करने का फैसला लेता है तो हम वेस्टर्न बॉर्डर से हमला करने को तैयार हैं। BLA का दावा है कि उसने पिछले 48 घंटों में बलूचिस्तान में 51 स्थानों पर 71 से ज्यादा अटैक किया है। इन हमलों में सैन्य काफिले, चेक पॉइंट्स, मिनरल ट्रांसपोर्ट वाहन और डेथ स्क्वाड एजेंट्स को निशाना बनाया है। BLA ने इन हमलों को ऑपरेशन हिरोफ की तैयारी के लिए किए जा रहे सैन्य अभ्यास का हिस्सा बताया है। साल 2024 में ऑपरेशन हिरोफ लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन को BLA ने स्वतंत्र बलूचिस्तान राष्ट्र बनाने का एक बहुस्तरीय अभियान बताया था। अब अगली बड़ी खबर पर चलते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से 6000 किलोमीटर दूर और चीन की राजधानी बीजिंग से 8000 किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में 10 और 11 मई को अमेरिका और चीन के बीच वार्ता हुई। सिर्फ 2 दिन की बातचीत में 3 महीने की जंग रुक गई। दोनों अर्थव्यवस्थाओं ने चैन की सांस ली। समझौते में किसने हिस्सा लिया और क्या फैसले लिए गए, ये जानने से पहले जरा पीछे चलते हैं। कहानी शुरू हुई 4 फरवरी से। ट्रंप ने चीन पर फेंटेनिल ट्रेड का इल्जाम लगाते हुए कहा 10% टैरिफ। 3 मार्च को इसे बढ़ाकर 20% कर दिया। जवाब में चीन ने 4 मार्च को अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 15% टैरिफ लगा दिया। फिर 2 अप्रैल का ऐतिहासिक दिन आया। इस दिन ट्रंप ने करीबन 90 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया। चीन पर यह टैरिफ 34% था, जो पुराने 20 के साथ मिलकर 54% हो गया। चीन ने भी 4 अप्रैल को पलटवार किया, 34% टैरिफ लगाया और रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्ट सीमित कर दिया। इन धातुओं पर अमेरिकी तकनीकी उद्योग टिका हुआ है। 7 अप्रैल को ट्रंप ने चेतावनी दी कि चीन अगर नहीं माना तो 50% और टैरिफ लगाएंगे। चीन नहीं झुका। 9 अप्रैल को उस पर टैरिफ 125% हो गया। 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस ने कहा कि इस 125 में पहले वाला 20 भी जुड़ेगा, यानी कुल हुआ 145% टैरिफ। 11 अप्रैल को चीन ने भी टैरिफ 125% कर दिया।
चीन ने यह भी कहा कि इसके बाद वो अब तू डाल डाल में पात पात के खेल में आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। दोनों देशों के व्यापार एक तरह से अघोषित प्रतिबंध यानी कि डी फैक्टो एम्बार्गो लगा चुके थे। कुछ वस्तुओं पर अमेरिका का कंबाइंड टैरिफ 245% तक पहुंच चुका था, क्योंकि जो बाइडेन और उनके पहले ट्रंप के पहले कार्यकाल के भी कुछ बचे खुचे टैरिफ मौजूद थे। इस बीच अमेरिकी कंपनियां ऑर्डर होल्ड कर चुकी थी। चीन ने अमेरिका से आने वाली ज्वार और पोल्ट्री जैसी चीजों पर पाबंदी लगा दी थी। 27 अमेरिकी कंपनियों को प्रतिबंधित लिस्ट में डाल दिया गया। लेकिन इसी बीच 6 मई को संकेत आए कि दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हैं। 9 मई की सुबह ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, 80% टैरिफ ऑन चाइना सीम्स राइट अप टू स्कॉट बी, यानी 145 से घटकर 80% पर आ सकते हैं। चीन ने भी कहा कि अगर अमेरिका टैक्स हटाता है तो वो भी जवाबी कार्रवाई रोकेगा। फिर 10-11 मई को जेनेवा में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी आमने सामने बैठे। बातचीत का मंच भी एकदम प्रतीकात्मक चुना गया। जेनेवा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का घर है और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को होस्ट करता है। इस वार्ता में एक और अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रियर थे। दूसरी तरफ चीन के वाइस प्रीमियर हे लिफेंग और चीन के इंटरनेशनल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ली चेंगगांग थे। बातचीत के बाद दोनों देशों की ओर से क्या कहा गया, सुनिए। दोनों पक्षों में आपसी सहमति बनी है कि व्यापार और आर्थिक मामलों पर बातचीत के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। हर पक्ष ने अपने अपने मुख्य संपर्क व्यक्ति तय कर दिए हैं। अब आगे इन्हीं मुद्दों पर और बातचीत होगी, जिसमें दोनों की चिंताएं सुनी जाएंगी। जो भी जरूरी बारीकियां हैं उन्हें जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा और 12 मई की बैठक में तय हुई बातों को लेकर एक साझा बयान भी जारी किया जाएगा। हम एक समझौते पर पहुंचे हैं कि अगले 90 दिनों तक टैरिफ में कोई नया बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही मौजूदा टैरिफ स्तरों को भी काफ़ी हद तक नीचे लाया गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ को अब 115% तक घटाएंगे। इसके बाद दोनों देशों ने एक साझा बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि दोनों सरकारें 90 दिनों तक अपने अपने टैरिफ स्थगित करेंगी। इन 90 दिनों में नेगोशिएशंस होंगी। तय हुआ है कि अमेरिका चीनी सामान पर लगे 145% टैरिफ में से 115% घटाकर 30% पर लाएगा। चीन भी बदले में अमेरिकी वस्तुओं पर 125% से घटाकर 10% टैरिफ कर देगा। आगे की बातचीत के लिए एक अस्थायी ढांचा तैयार किया जाएगा। इस ढांचे के तहत प्रतिनिधि मंडल बारी बारी से अमेरिका, चीन या किसी तीसरे देश में मिल सकते हैं। इस समझौते के ऐलान के बाद दुनिया भर के बाजार उछल पड़े। एशिया के मार्केट्स में भी इसका असर देखा गया। इस जंग का असर महज एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक सीमित नहीं रहा था। इसने दोनों देशों की कंपनियों की सांसें अटका दी थी, खासकर छोटी अमेरिकी कंपनियां जो पहले चीन से माल मंगवाकर आराम से अपना काम चला रही थीं, अब दिवालिया होने की कगार पर आ चुकी थी। वो चीन की जगह वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सप्लाई तलाशा जा रहा था। दूसरी ओर चीन की फैक्ट्रीज या तो शटर गिरा रही थीं या फिर अमेरिकी टैक्स सिस्टम को चकमा देने के लिए नए रूट खोज रही थीं, यानी माल वहीं का, लेबल किसी और देश का। अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे थे कि ये ट्रेड वॉर न केवल वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा करेगा बल्कि अमेरिका को मंदी की ओर धकेल सकता था। हमने जानकार से पूछा, क्या यही डर है जिसने ट्रंप को झुकने के लिए मजबूर किया और इस समझौते का ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अमेरिका के जो आप अगर इंपोर्ट्स देखें सबसे ज्यादा चाइना से हैं और यहाँ पे एक रिसेशन को लेके जिस तरह की बातें हो रही थी कि अगर इस तरह के टैरिफ्स एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे जाएगी तो अमेरिका में कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। और ये बात आई थिंक एक स्ट्रॉन्गमैन ब्रिंकमैनशिप से अगर हम हटके देखें तो रियलिटी ऑन द ग्राउंड तो यही है कि अमेरिका का जो इंपोर्ट है वो अमेजॉन के आप जितने प्रोडक्ट्स उठा के देख लीजिए, यहाँ पे एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम चाइना। तो लोगों के ऊपर इसका इंपैक्ट होने वाला था, रिसेशन हो सकता था। बड़े बड़े लोगों ने कहा, इनफैक्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने भी एडमिट किया है कि इस तरह की चीज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं चॉइस जो थी वो कम थी। ट्रंप इसमें जरूर विक्ट्री क्लेम करेंगे कि उन्होंने एक नई ट्रेड डील के लिए एक समझौता किया है और अरेंजमेंट है और टैरिफ्स कम हुए हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस तरह से अब वो रीवर्क टैरिफ्स वर्क करेंगे। लेकिन रीजन मोटा मोटी यही था कि अमेरिकन कंज्यूमर्स को इसका इंपैक्ट होने वाला था, ट्रंप के बेस को इसका इंपैक्ट होने वाला था और एक रिसेशन में अगर इकोनॉमी चली जाएगी अमेरिका की तो इट वुड नॉट बी गुड। और इसी के मद्देनजर चलते हुए मुझे लगता है कि
अमेरिका ने डिसाइड किया कि दे वांट एन एग्रीमेंट विद चाइना, जिससे टैरिफ्स कम हो जाए और एक इम्पैक्ट जो है कंज्यूमर के ऊपर वो बहुत कम हो। आपने चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर रुकने के आसार समझ लिए, लेकिन इसी दुनिया में एक और जंग पिछले 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रही है, उसके भी रुकने के आसार दिखने लगे हैं। अगली खबर इसी से जुड़ी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पुतिन 15 मई को तुर्की में मिल सकते हैं। पुतिन ने मुलाकात के लिए 11 मई की तारीख ऑफर की है, कहा कि 15 मई को वो इस्तांबुल में रहेंगे। इसके बाद हर मसले पर मध्यस्थता की चाहत रखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, पुतिन यूक्रेन के साथ सीज फायर समझौता नहीं करना चाहते हैं, बल्कि 15 मई को तुर्की में मिलना चाहते हैं ताकि जंग को रोकने के लिए बातचीत की जा सके। यूक्रेन को तुरंत इस पर सहमत होना चाहिए, इससे यूरोपीय नेताओं और अमेरिका को पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, फिर उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मुझे शक है कि यूक्रेन पुतिन के साथ कोई सौदा करेगा भी। वो तो द्वितीय विश्व युद्ध की जीत का जश्न मनाने में व्यस्त है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना नहीं जीता जा सकता था। कुछ घंटों बाद ज़ेलेंस्की ने पुतिन को अपनी हाँ भेज दी। 11 मई को मुलाकात होगी। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने 12 मई से बिना शर्त 30 दिन के सीज फायर की मांग को दोबारा उठाया है। इस पूरी बातचीत पर बीबीसी के वर्ल्ड अफेयर्स करेस्पॉन्डेंट जो इनवुड ने लिखा, इस समय पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही ट्रंप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम शांति के लिए गंभीर हैं। दूसरी तरफ ट्रंप अपनी मध्यस्थ वाली छवि को मजबूत करना चाहते हैं। खैर, ज़ेलेंस्की और पुतिन की यह करीब 5.5 साल बाद पहली मुलाकात होगी। आखिरी मुलाकात 9 दिसंबर 2019 को पेरिस में हुई थी। इसके अलावा आज के लल्लन टॉप शो में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले संबोधन, सैन्य अधिकारियों को दी गई विस्तृत जानकारियों और देश में सीज फायर को लेकर आए पॉलिटिकल रिएक्शंस पर विस्तार से बात की है। जरूर देखिए द लल्लन टॉप शो। फिलहाल दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।